नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का स्वर्ण जयंती समारोह, मुख्यमंत्री ने किया कार्यक्रम को संबोधित। कहा, राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी, प्रदेश में औषधि उत्पादन की अद्भुत क्षमता। मुख्यमंत्री ने एनआईए परिसर में नवनिर्मित ओपीडी सुश्रुत भवन का किया लोकार्पण। कहा, शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का नेतृत्व अनुकरणीय। प्रदेश में साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश। कहा, आमजन की जागरूकता और तकनीकी सुदृढ़ता से साइबर अपराधों पर लगेगा अंकुश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की मिट्टी में आयुर्वेद की जड़ें गहरी है। यहाँ औषधि उत्पादन की अद्भुत क्षमता है। प्रदेश की पहाड़ी, वन, औषधीय पौधे इसके साक्षी है कि यहाँ की भूमि सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आयुर्वेद के संवर्धन तथा जनमानस में उसके व्यापक उपयोग के लिए प्राथमिकता से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में अपने उद्बोधन के दौरान ये बातें कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज देश के प्रमुख डीम्ड टू बी आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित हो गया है। राजस्थान की धरती पर स्थापित इस संस्थान ने 50 वर्षों में जिस ऊंचाई, प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय नेतृत्व को प्राप्त किया है वह प्रेरणास्पद है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान और रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में नेतृत्व स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को विश्वगुरु बनाने में आयुर्वेद और योग की भूमिका प्रमुख रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना भारत में उपचार और भारत के द्वारा उपचार है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिससे आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को नई ऊर्जा मिली। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रयासों से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित कराया। इससे न केवल योग बल्कि पूरी भारतीय चिकित्सा परंपरा को विश्व मंच पर पहचान मिली। आयुर्वेद अनुसंधान में निवेश बढ़ाया गया और आयुर्वेद संस्थानों का विस्तार भी किया गया। राजस्थान की माटी में आयुर्वेद की जड़ें बहुत गहरी है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जिसमें आयुर्वेद की जो आवश्यकता होती है उस उत्पादन की इसमें क्षमता है। यहाँ की हर पहाड़ी, हर वन, हर औषधीय पौधा इस बात का साक्षी है। ये धरती सदियों से आयुर्वेद का केंद्र रहा है, क्योंकि अरावलियों की पहाड़ियों से मिलने वाली दुर्लभ जड़ी बूटियां, थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले औषधीय पौधे इस बात का प्रमाण है। हमारे पूर्वजों ने न केवल आयुर्वेद का अध्ययन किया बल्कि इसे जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज जब हम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो हमें उसका गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 1976 में एक महाविद्यालय के रूप में आरंभ होकर आज राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का देश का प्रथम आयुर्वेद डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित होना राजस्थान और भारत दोनों के लिए गौरव का अध्याय है। शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, रोगी सेवा, इन चारों स्तंभों पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पिछले 5 दशकों में जो नेतृत्व स्थापित किया है ये वास्तव में अनुकरणीय है। इसी क्रम में श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में आयुर्वेद के लिए नए आयुर्वेद चिकित्सालय, महाविद्यालय और डिस्पेंसरी की स्थापना से सुलभ चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित की गई। स्नातक, स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि, आधुनिक लैब, ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट और शिक्षण फार्मेसी को सुदृढ़ किया गया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद अस्पतालों का विस्तार, पंचकर्म इकाइयों का सुदृढ़ीकरण, दवाखानों का आधुनिकीकरण, शिक्षा और अनुसंधान के नए अवसर सहित विभिन्न निर्णयों से आयुर्वेद को जन स्वास्थ्य की मुख्यधारा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने एनआईए के लिए जयपुर में जमीन आवंटित करने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
प्रदेश सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल, स्टार्टअप और नवाचार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना सरकार का मूल संकल्प है। प्रदेश सरकार का मानना है कि सशक्त और आत्मनिर्भर युवा ही प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की मजबूत आधारशिला है। इसी उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को समान अवसर, आधुनिक संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सके और राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा सके। युवा किसी समाज की ऊर्जा, विचार और परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। इसी विश्वास के साथ राजस्थान सरकार ने युवा नीति 2026 को आकार दिया है। एक ऐसी नीति जो युवाओं को शिक्षा, कौशल और सहभागिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाकर राज्य के विकास की मुख्य धारा से जोड़ती है। इस नीति के तहत शिक्षा और कौशल विकास को नई मजबूती दी गई है, ताकि युवा उभरते क्षेत्रों में खुद को सक्षम बना सके, रोजगार पाएं, उद्यमी बने और बदलते समय के साथ आगे बढ़े। युवा नीति 2026 केवल करियर तक सीमित नहीं है, ये व्यक्तित्व विकास का मार्ग भी प्रशस्त करती है, जिससे युवा आत्मविश्वास के साथ स्थानीय शासन और निर्णय प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके। नीति में युवा अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही खेलों को बढ़ावा देकर युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। लैंगिक हिंसा की रोकथाम, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण का निर्माण और युवा कलाकारों के संवर्धन के माध्यम से रचनात्मक प्रतिभाओं को नई उड़ान दी जा रही है। राजस्थान युवा नीति 2026 सतत विकास में युवाओं की भूमिका को पहचानती है, क्योंकि जब युवा आगे बढ़ते हैं तो राज्य प्रगति करता है और राष्ट्र मजबूत होता है। युवा शक्ति के विश्वास के साथ नया राजस्थान, नए अवसर और आत्मनिर्भर भविष्य की ओर एक सशक्त कदम। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा निरंतर समन्वित और प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। आमजन में जागरूकता बढ़ाने से लेकर साइबर अपराधियों पर सख्ती से शिकंजा कसने तक सभी कार्रवाइयां सुनियोजित ढंग से संचालित की जा रही है। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को इस दिशा में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव आज शासन सचिवालय में आयोजित साइबर अपराध नियंत्रण से संबंधित बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण की दिशा में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी ली और क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी साइबर सेल स्थापित करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए, ताकि तकनीकी जांच क्षमता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके। बैठक में बताया गया कि डिजिटल अरेस्ट जैसे उभरते साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन में जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही प्रदेश भर में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित कर लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य सचिव ने इस दिशा में विशेष प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने बैंकों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय बढ़ाते हुए संदिग्ध खातों की सतत निगरानी, AI आधारित तकनीकों के प्रभावी उपयोग तथा डिजिटल लेनदेन की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने साइबर अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री संजय शर्मा ने आज शासन सचिवालय स्थित नर्सरी में आज और कल चलने वाले राज्य स्तरीय वन मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप वन, वन्यजीव संरक्षण तथा आदिवासियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि मेले के माध्यम से वनों से प्राप्त औषधियों तथा अन्य वन उत्पादों को बाजार मिलेगा, जिससे वनों पर निर्भर आदिवासियों और अन्य व्यक्तियों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि भविष्य में संभाग, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर भी वन मेलों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर RFBDP परियोजना के अंतर्गत प्रकाशित स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संवर्धन मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।